सोसाइटी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कंवलजीत, आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे? हैं? हाँ तो बेटा बताओ, मैं कौन सा आपको कह रहा हूँ कि अपने दिल की बात बताओ। हम तो पढ़ाई के बारे में कह रहे हैं, जोर से बताते होते हैं। कल्चरल लैक और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्निटी। कल हमने टॉपिक एक पॉइंट पे छोड़ा था, हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यूरोपियन पीरियड की। यूरोपियन रेनेसेंस वर्ड का मतलब यहाँ पर आप रीअवेयरनेस कह सकते हैं। लोग वापस से अवेयर हुए एक चीज़ को लेकर के, या एक तरह से अवेकनिंग भी कह सकते हैं। क्या डिफरेंस आया? देखिए, हमने डार्क एजेस के बारे में आपको कल समझाया, लेकिन उसके पहले की अगर बात करें तो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस रोमन कल्चर एग्जिस्ट किया करता था। उस रोमन कल्चर के अराउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़बरदस्त थी। आर्टिजन्स की एक क्लास सभी तरह के आर्टिजनल वर्क किया करती थी, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज थी वाया गिल्ड सिस्टम। इसी तरह से सोल्जर्स और आर्मी ऑर्गेनाइज थी पूरी तरह से। सो हर तरह से लेबर को डिवाइड किया हुआ था, इसलिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव रोमन एम्पायर क्रिएट हो पाया जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। इसे एम्पायर ऑफ 3 कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इट वॉज अ रोमन एम्पायर। आज भी जब आप जाते हैं तो आप रोमन बिल्डिंग्स, जब आप इटली घूमने जाते हैं और इन क्षेत्रों में, तो आप जो बिल्डिंग्स देखते हैं, वो जो पिलर्स नज़र आते हैं, वो जो स्टेडियम्स नज़र आते हैं, वो रोमन कल्चर के ही हैं। वापस से याद किया यूरोप के लोगों ने कि हमारा क्या कल्चर था, हमारी डिवीज़न ऑफ लेबर, हमारी रीजनिंग प्रोसेस, हमारा इंडिविजुअल एफर्ट सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग था, हम कितने ऑर्गेनाइज थे। तो लोगों ने वापस से अपने उस प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को जब फिर से स्मरण किया, इट इज़ रीअवेयरनेस फेज़। इसको हम कहते हैं रेनेसेंस। तो यूरोपियन रेनेसेंस का एक फेज़ था, उसके तहत सारे प्रोसेस हुए, रैशनैलिटी ग्रो हुई, इंडिविजुअलिज्म ग्रो हुआ, ह्यूमनिज़म ग्रो हुआ, नेचुरलिज्म ग्रो हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर आई। मुद्दे की बात यह है कि अगर हम 17th 18th सेंचुरी के यूरोप की बात करें तो इस समय में यूरोप में 3 मेन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है, कैपिटलिज्म का विकास होता है, यानी कि पूंजीवाद का विकास होता है। कैपिटलिज्म का मेन एस्पेक्ट क्या है? कोई बात नहीं, आप टॉर्च जगा दो, चलने दो, वीडियो चलने दो। कैपिटलिज्म का मेन एस्पेक्ट यहाँ पर क्या होगा? देखिए, कैपिटलिज्म का मेन पर्पस है प्रॉफिट यील्ड करना, किस तरह से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। इसके तहत आप ऑलवेज कोशिश करेंगे कि जो आपकी इनपुट कॉस्ट हैं उनको आप मैनेज कर लें, उनको रिड्यूस कर लें। इनपुट कॉस्ट के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस यदि करनी हो तो आपको किन किन फैक्टर्स को यूटिलाइज करना पड़ता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन। उन्हें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस कह देते हैं। जैसे इनपुट के तौर पर आप लैंड यूज़ करते हैं, लेबर यूज़ करते हैं, कैपिटल यूज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। बदले में लैंड के बदले में रेंट होता है, लेबर के बदले में वेजेस होते हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट होता है, रिटर्न्स होती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में अर्निंग्स होती हैं। इस तरह से सारा ये प्रोसेस होता है। आप ये सारे फैक्टर्स यूटिलाइज करके कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो आर्टिकल जब सेल होता है तो उससे जो कमाई आती है उस कमाई को आप इन फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लैंड के बदले रेंट चला जाता है उस कमाई में से, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। कोशिश ये की जाती रही कि किस तरह से हम इनपुट्स को रिड्यूस करें सो दैट आउटपुट को सेल करके जो पैसा हमने कमाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पास एज अ प्रॉफिट यूज़ कर पाएँ। तो इसके तहत आपने लेबर की बात जब हम करते हैं, लैंड की बात जब हम करते हैं, तो आपने लैंड कैप्चर कर लिए, लेबर आपने यूटिलाइज कर ली, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने लैंड्स एनक्रोच किए और उन एनक्रोच्ड लैंड से रॉ मटेरियल आपने रिसोर्स कर लिया जिसकी कीमत आपको नहीं देनी पड़ी। तो इस वजह से ही, इस कैपिटलिज्म
के कंसेप्ट की वजह से ही आपको ये इनपुट कॉस्ट रिड्यूस करने के कारण ये लैंड आपको चाहिए, ये लेबर आपको चाहिए, ये रॉ मटेरियल आपको चाहिए जिसकी की कीमत आपको ना देनी पड़े, आपने डिफरेंट लैंड ऑक्यूपाई किए तो कॉलोनियलिज्म हुआ, जिसे हम यूरोपियन कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और आपको इसलिए भी वो डिफरेंट लैंड चाहिए थी, कॉलोनीज़, क्योंकि आप कैपिटलिज्म को तभी सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकते हैं इनपुट कॉस्ट कम करके, अगर आप आउटपुट बहुत ह्यूमंगस प्रोड्यूस करें, यानी कि मास प्रोडक्शन करें। इसको हम फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन कहते हैं। फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन करने का एक कारण और भी रहता है कि इसके तहत भी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है। तो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन में नेचुरली फिर मास प्रोडक्शन होगी, क्योंकि बल्क में रॉ मटेरियल आएगा, बल्क में ही लेबर प्रोडक्शन करेगी, सब कुछ बल्क में होगा। इसलिए ये मास प्रोडक्शन को कंज्यूम करने के लिए एक मास मार्केट चाहिए, और मास मार्केट के लिए भी आपको कॉलोनाइजेशन करना ज़रूरी था। कॉलोनियलिज्म इस वजह से भी हुआ। तो कैपिटलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, और फिर आपने एक समय के बाद सोचा कि क्यों नहीं इन क्षेत्रों को हम पॉलिटिकली कंट्रोल कर लेते हैं, हम व्यापारिक संबंधी क्यों बनाए, इससे आगे भी चले जाएं। तो इम्पीरियलिज्म भी हो गया, साम्राज्यवाद भी आ चुका। तो इस तरह से ये घटनाएं होती रही, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ ये कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म था, वहीं यूरोप में एक कहानी ये भी थी कि 17th-18th सेंचुरी तक ये रेनेसेंस अपनी पीक पे पहुंच चुका था, और अपनी पीक पे पहुंचने की वजह से जो लोग थे, यानी कि जो कल्चर था यूरोप का, कल्चर पूरी तरह से रिवाइटलाइज हो चुका था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवाइवल हुआ था, क्योंकि आपने रेनेसेंस किया है, रोमन कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश, इस तरह से रिवाइवल हो चुका था। तो लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट काफ़ी हो गई थी। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर है चीज़ें चेंज हो गई थी। जैसे कि जो रिलीजनिज्म की अप्रोच थी वो धीरे धीरे सेकुलरिज्म में बदल लगी, क्योंकि कैपिटलिज्म की रिक्वायरमेंट थी, ये होना ज़रूरी है। जो स्टेट है उसमें रिलीजन का दखल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जो ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर था, जो ऑर्थोडॉक्सीज थी, वो धीरे धीरे लिबरल एटीट्यूड से चेंज हो गई, एटीट्यूड लिबरल हो गया। जो इरेशनैलिटी थी वो रैशनैलिटी में बदल गई, लॉजिक्स हो गए। तो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस, रैशनल प्रैक्टिसेस, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस ये ज़्यादा प्रमोट होने लगी एक समय में। तो साइंस एंड रीजनिंग ये प्रोमिनेंट हो गए उस समय में। ये यूरोप की कहानी थी। लोग जो हैं उनमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट आई। सेल्फ रिस्पेक्ट का कारण ये था कि लोग अब ये मानते थे कि इंडिविजुअल में एक कैपेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकता है। इसके तहत उनमें नई एस्पिरेशंस आई, क्योंकि वो नए तरह की वेल्थ अचीव कर गए, तो वो अब नए तरह की सोसाइटी भी चाहते थे। एक नई एस्पिरेशन आई जिसके तहत उन्होंने समझा कि सोसाइटी को एक नए तरीके से हमें ऑर्गेनाइज़ करना होगा। तो सोसाइटी का उस नए तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो किया, उसमें डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट बन के उभरा। डेमोक्रेसी लोगों ने अपनाई, जिसमें लोगों के पास वॉइस हो। तो 1 पर्सन 1 वोट का कंसेप्ट आना चाहिए, सबका महत्व होना चाहिए, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ऐसे कंसेप्ट आए। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत, इस न्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी के तहत लोगों को ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। लोग ग्रोथ करने लगे। जब लोग ग्रोथ करने लगे तो उनकी एस्पिरेशंस फुलफ़िल होने लगी। जब उनकी एस्पिरेशंस फुलफ़िल होने लगी तो उन सब ने खुद को इस सोसाइटी से जोड़ करके देखा, और जब सोसाइटी से जोड़ करके देखा तो सोसाइटी के कई तरह के सिंबल्स, यानी कि नए सिंबल्स, नई तरह का खाना, नई तरह का पहनावा, नई तरह की आर्ट फॉर्म, नई तरह के डांस, नई तरह के म्यूज़िक, नई तरह का कम्युनिकेशन का सिस्टम, न्यू मोड्स ऑफ इंटरेक्शंस, ये सब उन्हें बहुत अपने से लगने लगे। क्योंकि इन्हीं नई तरीक़ों के, इन सब सिंबल से, इन सब मोड्स से, इन सब प्रोसेसेस और मैकेनिज़्म से डिफ़ाइन होने वाली यही सोसाइटी थी, जो सोसाइटी उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी, जिन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ करके वो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफ़िल कर पा रहे थे,
और उन एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने की वजह से वो सेटिस्फाइड हुए, और वो सेटिस्फेक्शन का रीज़न सोसाइटी में उनकी बेटर पोजीशन थी, उनके बेटर लिविंग स्टैंडर्ड थे, बेटर लाइफस्टाइल था, जो कि पहले फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी में नहीं था। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये होने लगा था। इसकी वजह से उन्होंने इस नए बदलाव को बहुत तीव्र गति से स्वीकार किया। उनका नया तरह का पहना, नया खाना पीना, नए तरह की धर्म को मानने की उनकी पद्धतियाँ, नई प्रक्रियाएँ, नए नियम कानून, नए संस्थाएँ, तो डिसिप्लिन्ड लाइफ, रूल रेगुलेशन बेस्ड लाइफ, लॉज बेस्ड लाइफ, तो रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट, समानता का अधिकार, लॉ ऑफ द लैंड का कंसेप्ट, रूल बाय लॉ का कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट उन्होंने नेचुरली ही एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि वो इसी समाज से खुद के विकास को देख पा रहे थे। तो एक तरफ जहाँ हम ये देख पाए कि उनके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, अर्बनाइजेशन बढ़ा, ड्यू टू दैट कैपिटलिज्म, दैट कॉलोनियलिज्म, दैट इम्पीरियलिज्म, जहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और अर्बन लाइफ बढ़ी, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयटेशन करने के तरीके बदले, जहाँ एक तरफ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बदला उनका, वहीं हम देख पा रहे हैं कि दूसरी तरफ इंडिविजुअल का थॉट प्रोसेस भी बदल रहा है, उनका नज़रिया भी बदल रहा है, व्यू पॉइंट भी बदल रहा है, सोसाइटी भी ओवरऑल चेंज हो रही है, उनकी प्रत्येक दिशा में मान्यताएं बदल रही हैं, धर्म के मामले में, समाज के मामले में, नियम कानून के मामले में, दंड संहिता के मामले में, वह सब बदल रहे हैं। वो उस सामंतवादी फ्यूडलिस्टिक समाज से चेंज हो चुके। तो यहाँ पर सिर्फ चेंज ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर सिर्फ चेंज ऑफ सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ, इस चेंज के साथ साथ यहाँ पर चेंज ऑफ कल्चर भी हुआ, यहाँ पर चेंज ऑफ सोसाइटी भी हुआ। तो जहाँ एक तरफ चेंज प्रोडक्शन के प्रोसेस में आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ चेंज एक इंडिविजुअल में भी आ रहा है, और ये चेंज्ड इंडिविजुअल उस चेंज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के साथ खुद को ज़्यादा रेलेवेंट जोड़ करके देख पा रहा है, खुद को उसके साथ ज़्यादा क्लोज फील करता है। इसके लिए वो इंस्टीट्यूशंस जो उस समय में बनी, उनके तहत जो रूल्स बने, जो लॉज एंड रेगुलेशंस बनी, ये हंसते गाते उन्हें फॉलो करते चले गए, इनके लिए ये ज़रूरी हो गया। तो इसलिए आपको वो लाइफस्टाइल नज़र आना शुरू हो गया, कई तरह की नई इन्वेंशंस हुई, कई तरह की डिस्कवरीज हुई। तो ये सोसाइटी डोमिनेटेड थी विद आइडियाज़ का एक प्रेडोमिनेंस हुआ, नई नई इनोवेशंस हुई, कई तरह की डिस्कवरीज, कई नए रूट्स, कई तरह के मैप्स बनाए गए, कई तरह के नए इन्वेंशंस, कई नए प्रिंसिपल्स, कई नए सिद्धांत वैज्ञानिक स्तर पर या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मेडिसिन की फील्ड हो, चाहे वो फिज़िक्स की फील्ड हो, चाहे केमिस्ट्री की फील्ड हो, हर फील्ड में आपको नए आइडियाज़ नज़र आएंगे। सोसाइटी में टेम्परामेंट फैला साइंस का, सोसाइटी साइंटिफिक टेम्परामेंट से आगे बढ़ी, सोसाइटी रीजनिंग के बेस पे आगे बढ़ी, सोसाइटी मैथमेटिकल और एम्पिरिकल मेथड के प्रोसेस के तहत आगे बढ़ी, सोसाइटी में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैनर ऑफ लर्निंग प्रमोट हुआ, और सोसाइटी में नए इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग एस्टेब्लिश हुए। ओवरऑल एक तरफ जहाँ पर इकोनॉमी में परिवर्तन आ रहा था, वहीं दूसरी ओर समाज में, राजनीति में पूरी तरह से अब अगर आप देखें तो उनकी संस्कृति में परिवर्तन आ रहा था। एक ओवरऑल एक नई संस्कृति आपने देखी जो पीछे से बिल्कुल डिटैच होकर के आगे बढ़ी है। एक लंबा पीरियड है बीच का, लगभग 1000 ईयर्स का, उसको तो उन्होंने वैनिश ही कर दिया, और उन्होंने खुद को अपने पिछले उस एंशिएंट सिविलाइजेशन के फॉर्म में ही उनसे प्रेरणा लेते हुए रिवाइव करके न्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए नए तरह की विकास की यात्रा पकड़ी। ये उनकी मॉडर्निटी का सिंबल था। तो सिर्फ और सिर्फ नई गाड़ियाँ, बड़ी बिल्डिंगें, नए फैक्ट्री सेटअप्स, फैक्ट्री प्रोडक्शंस, इंडस्ट्रियल एरियाज़ और अर्बनाइज लैंडस्केप्स ही वहाँ पर नहीं आए मॉडर्निटी के नाम पर। लोग अंदर से मॉडर्न हुए भी, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट भी हुआ। जहाँ डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस हुआ, वहाँ इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलपमेंट भी हो गया, और ये दोनों खुद को एक दूसरे के साथ जोड़ करके देखने लगे। एक दूसरे से ये अब भिन्न नहीं थे, पृथक नहीं थे। इसलिए वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेलिब्रेट करते थे, इसलिए वो उन रोड्स को, उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को, उन बिल्डिंग्स को, उन मैकेनिज़म्स को, उन टूल्स को, टेक्नोलॉजीज़ को बहुत सेलिब्रेट करते थे। तो ये चीज़ें उनके जीवन का हिस्सा बन गई। बच्चे उसी दिशा में शिक्षा लेना चाहते थे, बच्चे उनके जैसा पढ़ना चाहते थे। तो आप देखेंगे एक ऐसा समाज
जिसमें देवी देवता यानी कि यहाँ पर गॉड और उनकी होली बुक्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी किसी गॉड से कम इम्पॉर्टेंट नहीं माने जाते। बहुत बड़े पैमाने पर उन्हें भी चेरिश किया जाता है। चाहे आइंस्टाइन की बात कर लें, चाहे न्यूटन की बात कर लें, किसी की भी आप बात उठा लें, ये बहुत ही सेलिब्रेटेड लोग हो गए, इन्हें माना जाने लगा। तो समाज में ये प्रेरणा का आधार हुए, लोग इसी दिशा में बढ़ना चाहते थे। इस तरह से ये यूरोप में हुआ, ये मॉडर्निटी का फेज़ वहाँ पर अचीव हुआ। 1350 से शुरू हुए आप और लगभग 1850 तक आप आए। और हालांकि ये 1860 का भी दौर वो दौर था, 1861 का भी वो दौर था जिसे हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से देखते हैं। लेकिन मैं आपको अब ये पूछता हूँ कि ये 1861 के फेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक आने में समा सही मायने में उस न्यू यूरोप ने कितना लिया? लगभग 550 साल, 500 550 साल, 500 ईयर्स कह रहा हूँ। और उस 1861 के बाद से फिर ये आज की जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, वहाँ से यहाँ तक आने में अब आप मुझे बताएं कितना समय लग गया। लगभग इस प्रक्रिया में भी आज वो आपसे 160 साल आगे हैं, क्योंकि उन्हें 160 साल का समय मिला, 1860 से 1960, और उसके बाद आप 2021 में खड़े हैं। 60 बरस ही है, 160 साल, 500 साल पहले, 160 बरस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऑनसेट होने के बाद। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लगभग 1760 से है, लेकिन वो अपने चलिए पीक पे पहुंचे 1861 में। मैं तब से काउंट करूं तो अब तक 160 साल हो गए लगभग, और उसके पहले के 500 साल रेनेसेंस ऑनसेट होने के बाद लगभग 660 साल का समय ये सिस्टम हुआ कि उनके मटेरियल वर्ल्ड के साथ साथ उनका नॉन मटेरियल जो वर्ल्ड है, उनके कल्चर की मटेरियल डायमेंशन के साथ साथ उनकी नॉन मटेरियल डायमेंशन भी एडेप्ट हो गई। लुक एट द टाइम, कितना समय मिला। यानी कि जो मोमेंटम अचीव किया था मटेरियल वर्ल्ड ने, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, टूल्स ने, वेपन्स ने, वही इक्वल मोमेंटम नॉन मटेरियल वर्ल्ड में भी इंड्यूस हो गया। दोनों का मोशन मैच कर गया। आज दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके चल रहे हैं। क्यों? नॉन मटेरियल वर्ल्ड में भी वही मोमेंटम कैसे आया? क्योंकि नॉन मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली में पहले मोमेंटम अचीव किया। क्योंकि एक्चुअली में अगर चीज़ें हुई तो वो पहले रीजनिंग आई, रेनेसेंस की वजह से नए थॉट्स आए, रेनेसेंस की वजह से नया टेम्परामेंट आया, रेनेसेंस की वजह से नई आइडियोलॉजीज, नए आइडियाज़ डोमिनेटेड हुए। इन डोमिनेशंस की वजह से न्यू मैप्स बने, इन डोमिनेशंस की वजह से न्यू टूल्स बनाए, न्यू मैकेनिज्म और प्रोसेसेस आए। इसके वाया आपने न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू मशीनरीज बनाई, जिसकी हेल्प से आपने लॉज को पालन करते हुए, साइंटिफिक लॉज को पालन करते हुए, आपने कोल से वो एनर्जी, और उस एनर्जी से आपने पानी को बर्न करके स्टीम, और उस स्टीम से आपने टरबाइन घुमा करके पावर जनरेट करनी सीख ली। और उस स्टीम पावर्ड इंजन्स के दम पर आपने बड़े शिप्स भी चलाए और बड़ी रेलगाड़ियाँ भी चलाईं। इसके वाया आपने वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के तहत नए नक्शे बनाए, उससे पूरी दुनिया के समुद्रों को नाप डाला। विश्व के अलग अलग देशों में जाकर के आपने वेंचर किया और नई तरह की गन्स, नई तरह की पिस्टल्स, नई तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशंस को यूज़ करते हुए आपने कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म के सिद्धांतों को समर्थन दिया। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन से एक समय के बाद आए, लेकिन अगर आप देखें उसके पहले वो आइडियाज़ आए, वो सोच आए। तो पिछले 1000 बरस का जो दमन था, जो 1000 ईयर्स की इनएक्टिविटी थी, 1000 ईयर की स्टैंडस्टिल सोसाइटी थी, वही एक तरह की उनके लिए फोर्स का काम की जब उन्होंने 1300 के बाद नई एक्टिविटीज़ शुरू की, नए एडवेंचर्स शुरू किए। और इनके दम पर जब नए नए टूल्स और वेपन्स बन गए, नए नए मशीनरीज और प्रोसेसेस आ गए, इसके दम पर जब मटेरियल वर्ल्ड भी फिर प्रॉपर ग्रो होना शुरू हो गया, तो वो मटेरियल वर्ल्ड ग्रो होने के बाद ऑलरेडी अवेलेबल एक नॉन मटेरियल डायमेंशन थी, जो इस मटेरियल वर्ल्ड को रेडिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार खड़ी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मटेरियल वर्ल्ड की डेवलपमेंट के पीछे भी वो नॉन मटेरियल वर्ल्ड की आइडियोलॉजी ही काम कर रही थी। तो नॉन मटेरियल डायमेंशंस एंड मटेरियल डायमेंशंस ऑफ कल्चर, they were in sync, they were in synchronization. That is why you can see the real modernity,
सो मॉडर्निटी इज़ देयर। और यही चीज़ है कि आपको ये नज़र आएगा कि रूल रेगुलेशंस, आज जब आप बात करते हैं कि रूल रेगुलेशंस दे आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रांगली। फर्स्ट, व्हाई दे आर फॉलोइंग? यू हैव बिल्डिंग्स, यू हैव ट्रेन्स। 1200 करोड़ रुपया भारतीय रेल किस पे खर्च कर रही है, बताना जरा। पान और तंबाकू खा करके जो उस पर थूका जाता है, उसके दाग इतने घने बनते हैं, उन्हें साफ करने के लिए भारतीय रेल ने 1200 करोड़ खर्च किया साल भर में। खबर है 3 दिन पहले की, पढ़ लेना। थूक के निशानों को साफ करने के लिए। अब आप लोग हमेशा विदेश जाते हैं और एक ही लाइन बोलते हैं, वो लोग सड़कों पे थूकते नहीं, वो लोग सड़कों पर खा पी करके फेंकते नहीं, वो लोग अपनी ट्रेन को गंदा नहीं करते, बसेस को गंदा नहीं करते। दे आर सो मॉडर्न। माई क्वेश्चन इज वाई? लुक, दिस इज माई क्लास। मैं जानता हूं ये इंस्टीट्यूट मैंने कैसे बनाया। एक एक चेयर करके यहाँ पे मैंने जोड़ी है, एक एक दिन करके मैंने इसे 8, 9, 10 सालों में बनाया। तो मैं जानता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में किसी भी चीज़ को जब नुकसान पहुँचेगा, मुझे कितना दर्द होगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे अचीव किया है। मुझे नर्चर करने में इसकी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मेरी एग्जिस्टेंस का ये रीज़न है। तो फिर मेरी बिलोंगिंग इससे टोटली डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेंजर जो आज आकर के यहाँ रेडिली डेवलप्ड इंस्टीट्यूट में आके बैठ जाएगा। या सपोज करो एज अ स्टूडेंट, या मैंने कोई टीचर अपॉइंट कर लिए हैं, उनके लिए ये संपत्ति बिल्कुल अलग मायने रखती है। चीज़ें खराब हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कोई इतना अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक करा ली जाएंगी। ठीक इसी तरह से उनको पता है कि ये जो सड़कें हैं उन्होंने जो बनाई हैं, इनका पर्पस क्या है, ये कितनी मेहनत से आई हैं। और ये सिर्फ सड़कें नहीं, ये सड़कें बेसिस हैं न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का, और वो न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बेसिस हैं न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का, और वो न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बेसिस है उनकी न्यू आइडेंटिटी का, और वो न्यू आइडेंटिटी बेसिस है उनके एस्पिरेशंस के फुलफ़िल होने का। तो आज वो जो हैं इस सड़क की वजह से हैं, इसलिए दे रिस्पेक्ट देयर लॉज, दे रिस्पेक्ट द रूल्स। इवन आप हमेशा बातें करते हैं कि उनकी सड़कों पे अगर आप कुछ फेंक भी दो, वो उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि जितना बिलोंग वो अपने घर से करते हैं, जैसे उन्होंने घर खुद बनाया, उतना ही बिलोंग वो अपनी सड़कों से करते हैं, क्योंकि वो सड़क भी उनके पूर्वजों ने अपने कल्चर के तहत बनाई और उसका पर्पज़ उन्हें क्लियर है। आई बात समझ में? इसी तरह से वो फैक्ट्रीज़, इसी तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसी तरह से वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, इसी तरह से वो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, और इसी तरह से वो टैक्सेशन सिस्टम। आई बात समझ में? वो टैक्सेशन सिस्टम इज़ एग्जिस्टिंग देयर, दे आर फॉलोइंग द टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि वो टैक्सेशन सिस्टम डेवलप किया है मॉडर्न सेंस में, इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। पिछले 400-500 सालों में डिफरेंट डिबेट्स, डिफरेंट साइकिल ऑफ रेक्टिफिकेशंस के वाया उनकी सोसाइटी ने फाइनली वो मॉडर्न सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एस्टैब्लिश किया है। चाहे वो लेसेस फेयर की बात करें, चाहे आप किसी भी सिद्धांतों की बात करें, वो इन डिबेट्स के दौर से गुजरे हैं। वो मार्केट सिस्टम, वो डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम की परिस्थिति तक वो पहुँचे हैं। कैसे? ऑर्गेनिकली। कई सेंचुरीज़ में, 400, 500, 600 ईयर्स में वो डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट तक, वो मार्केट मैकेनिज़्म तक पहुँचे हैं। तो उनके लिए वो सिस्टम दी बेस्ट है, वो उसे फॉलो करते हैं। उसके तहत वो टैक्सेशंस देते हैं, टैक्स पे होता है, टैक्स कट होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ फुलफ़िल करते हैं, और फर्दर वह कंट्री उन पैसों को उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगाती है, उन सीनियर एज सपोर्ट सिस्टम्स में लगाती है, मेडिकल और अदर सपोर्ट फैसिलिटीज़ में प्रोवाइड करती हैं। सो दैट सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉडर्निटी। they are paying taxes for the purpose of schools, colleges, hospitals, medical infrastructure, better roads, parks, better countryside areas, better pathways, better pedestrian paths, better for greenery, forestry, for everything, and ultimately they know it will be there. ये चीज़ें होंगी
क्योंकि ये सिस्टम उन्होंने जन्मा है। सो दैट इज़ वाई यू कैन से मटीरियल और नॉन मटीरियल वर्ल्ड दोनों एक साथ खड़े हैं। अर्बनाइजेशन अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है ये देखना है। वो लोग किन्हीं कंपल्शंस की वजह से किसी एक समय में ज़रूर शहरों की तरफ आए होंगे, लेकिन अब शहरों में आए हुए उन्हें लगभग 300-400 साल हो गए हैं। अब शहर उनके ऑर्गेनिक हैबिटेशंस हो गए हैं। अब शहर कंपल्सिव रीजंस की वजह से ऑक्यूपाइड कोई लैंड नहीं रहा, इसलिए शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अब खुद का अपना है। शहर की बसेज, शहर की रेलगाड़ियाँ खुद की अपनी हैं, और उन चीज़ों को लेकर के नियम भी उस समाज ने, जब कोई समाज ने खुद से कोई चीज़ बनाई है तो उसे पता है कि ये बहुत प्रीशियस है, तो उसको पालन करने के लिए नियम भी बहुत सख्त होंगे, क्योंकि समाज उन सख्त नियमों को अप्रूव करता है। तभी सरकारें वो सख्त नियम बना के लागू करवा लेती है ना। अगर वहाँ पर नियम है कि सड़कों पर थूक नहीं सकते, तो सरकार ये नियम बना किस कारण से हो पाई होगी? क्योंकि वहाँ पर समाज ने ऐसा चाहा होगा कि ऐसा नियम बनाया जाए। हमारी सड़कें हैं, हम इसे किसी तरह से दूषित नहीं होने दे सकते, और ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर ये नियम है और नियम की पालना भी करनी होगी। लेकिन हो सकता है आपके यहाँ पर ये नियम बने और आंदोलन हो जाए। थूकते हुए किसी को पुलिस वाला पकड़ ले तो पहले वो सिफारिश लगाएगा, और पुलिस वाला पूछेगा भी, अबे कौन, मंत्री जी या कोई और पूछेगा, अबे कौन बे पुलिस वाले थूकने के लिए पकड़ लिया बे, और इस बात पर आंदोलन हो जाएगा। और फिर कोई कवीश कुमार कहीं से खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि भाई जहाँ पर थूकने पर लोग पकड़ लिए जाते हैं, वहाँ पर आर्यन खान जो है इतने दिन से जेल पे हैं, और वहाँ पर मिश्रा जो है इतने दिन से बाहर हैं, वहाँ पर खुसरा जो है वो इतने दिन से अंदर है, वहाँ पर ये जो है उतने दिन से ऊपर है। मुद्दा ये है कि समस्या इस बात में है कि हम ये पहचाने कि थूकने का कानून थोपा नहीं जा सकता, वो भीतर से समाज में से आवाज़ आएगी। लेकिन जब समाज एक रेडीमेडली डेवलप्ड सिस्टम में आके बैठ गया, और जो सिस्टम मेजॉरली एक कंट्री ने कहीं से बाय कर लिया या कॉपी कर लिया, तो अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और अभी भी आपको बड़े बड़े लेबल और नोटिस लगाने पड़ते हैं मेट्रो में कि इसमें कोई खाने की वस्तु ना लेकर के आएँ। दूसरा, नीचे बैठने की अनुमति नहीं है कि आप नीचे टांगे लंबी करके पीछे टो लगा करके बैठ जाएं, ढांस लगा करके बैठ जाते हैं ना, बड़ा चिल मारें आप, चौकड़ी उकड़ी मार के सारे नीचे बैठ के अंताक्षरी खेलें, वो मना किया गया है कि ये अलाउड नहीं है। बार बार ये लिखा गया है। इवन यहाँ तक कि मेट्रो स्टेशंस पे बाथरूम भी नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते? बस उनको पता है कि ठीक है, ये सिस्टम शुरू ही नहीं करना यहाँ पर। आई बात समझ में? अब जहाँ भी है कहीं बाहर कर क्या हो जो करना है, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। एक बार अंदर फंस गए 3-4 लाइनों में, येलो, ब्लू, ऑरेंज और पता नहीं कौन सी, बस फिर सतरंगी बन के बाहर हो गए। आई बात समझ में? बसें यहाँ चलती हैं, और बसों की शक्ल थोड़ी दिनों के बाद देखना, नई बसेस चलती हैं, बड़ी सुंदर दिखती हैं, थोड़े ही दिनों के बाद बसेस की शक्ल आप देख सकते हो कैसी हो जाती है। कारण वही है, जो ड्राइवर उस बस को चला रहा है वो स्पीड लिमिट को मानता नहीं। उसे अपने टाइम से सवारियां लेकर के उस जगह पर पहुंचना है, दूसरे बस वालों से उसकी दुश्मनी है रास्ते में। बस की बैक साइड्स देखें, बम्पर देखें, फ्रंट देखें, सब घिसड़ा टूटा फटा होगा, क्योंकि बस उसकी कोई संपत्ति है ही नहीं। उसका दिल आहत नहीं होता जब बस को कोई चोट पहुंचती है। आई बात समझ में? कारण बस तो जैसे किसी सरकार ने बनाई है, बस तो सरकार की है, और हमें तो इस सरकार को खा जाना है। सरकारी नौकरी से, सरकारी संपत्ति से हमें बस खा जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चरित्र गिरा रहता है हमारा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं। करप्शंस डेफिनेटली वहाँ भी हैं, इश्यूज़ डेफिनेटली वहाँ भी हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब कल्चरल लैग होता है, जब मटेरियल और नॉन मटेरियल डायमेंशन में मैच नहीं होता, तब ऐसी समस्याएं आती हैं कि आपके सामने जो फिज़िकल फॉर्म में पड़ा है, आपका उससे सही लगाव नहीं है, आपको उसका सही इस्तेमाल पता नहीं है, आपको उसका पर्पज़ क्लियर नहीं। आई बात समझ में? थोड़े समय पहले तक अगर देखेंगे तो हमारे रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टेशंस पे और अलग अलग जगहों पर कियोस्क लगाए गए थे, ऑटोमेटिक कियोस्क लगाए गए थे। ये कियोस्क नहीं है, कियोस्क है, कियोस्क विंडो को कहते हैं। तो कियोस्क लगाए गए थे।
कितने को लोगों ने यूज़ किया और वो सारे कियोस्क बाद में उठवा दिए गए। अच्छा, आप ही लोगों ने देखा होगा एटीएम मशीन में जाने पर अमूमन एक नज़ारा मिलता है, ज़मीन पर एक चीज़ बिखरी रहती है, नोट नहीं होते, बैलेंस की पर्चियाँ होती हैं। आते जाते स्कूटर पे दिल नहीं लग रहा तो कोई भी मशीन में घुस जाते हैं, कहते ज़रा बैलेंस चेक कर लें। बैलेंस तो उतना ही है जितना तेरा है, चेक करने से कभी बढ़ तो जाएगा नहीं। लेकिन सब आएंगे क्योंकि अब एक एटीएम से है ना जेब में, उसको डाल के चेक करेंगे कि है ना, जो था 2-4 हज़ार वो है ना। और उन पर्चियों पर आप एक चीज़ खास देखेंगे, ऑलमोस्ट सारी बैलेंस लेस होती हैं। उन पर्चियों को चेक कर लेना, क्योंकि ये भी टेंशन है कि मेरी पर्ची में बैलेंस अच्छा खासा है, वो पर्ची जेब में डाल के ले जाएंगे, वहाँ फेंकी नहीं होगी, क्योंकि डर जाएंगे कि कोई मेरे खाते से कुछ कर ना ले मेरी पर्ची पे बैलेंस देख के। लेकिन ये एटीएम कितने थे शहर में आज से 3-4 साल पहले, अब कितने बचे हैं शहर में, मुझे बताइए। बैंक्स बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, एटीएम क्यों घट रहे हैं? उखाड़ लिए गए एटीएम, बैंकों ने उखाड़ लिए, क्योंकि एटीएमों की जो हालत की गई है यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। एक ट्रेन चलाई गई थी तेजस, उसमें काफ़ी चीज़ें लगा दी सरकार ने। जो चीज़ें लगाई तो उस पर बैठने वालों ने देखा कि ये तो बड़ी काम की चीज़ें हैं। तो काम की चीज़ जनता के काम क्यों आए? जब तक हमारी ये सोच है कि पब्लिक प्रॉपर्टी में जो भी चीज़ काम की है वो हमारे काम आए, वो पब्लिक के काम कहाँ आ जाए, तब तक विचार कर लेना कि मटेरियल डायमेंशन से नॉन मटेरियल डायमेंशन अभी मैच नहीं हुआ। ये कल्चरल लैग है। जैसे ही देखा काम की चीज़ है यार, तो वैसे ही सोचा ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो मेरे घर होनी चाहिए थी, तोड़ के उखाड़ करके ले गए। ट्रेन चलाई, सरकार को रोकनी पड़ी, बंद करनी पड़ी कि ये क्या कर लिया हमने। और फिर हम यहाँ पर जो कुछ स्तर पर लोग मानते हैं कि भाई हम उस मटेरियल कल्चर के साथ अपनी नॉन मटेरियल डायमेंशन को भी ले आए हैं, वो डिमांड्स करते रहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। सरकार देती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन तो अभी उस डायमेंशन के साथ मैच ही नहीं हुआ। आई बात समझ में? अच्छा, फिर कई लोग इसको प्रोटेक्ट करते हुए ये कह देंगे कि भाई हमारा अपना एक कल्चर है, मटेरियल डायमेंशन उसके मुताबिक क्यों नहीं डेवलप करते, है ना। हमारा कल्चर भी ख़राब नहीं है, हम बैल में चलने वाले लोग हैं, बैलगाड़ी में चलने वाले लोग हैं, ये भी ख़राब नहीं है, हमारी परंपरा। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये बैलगाड़ी में आप चलने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छी परंपरा है। तो आप बैलगाड़ी में ही लंदन जाया करें।